हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आप लोग के लिए आज फिर से 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम लेकर के आए हैं। तो आज इस क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन को आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में जितनी सारी जानकारी है इन सभी को डिटेल पूर्वक हम आज बताने वाले हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किस प्रकार का रिएक्शन में हम यूज करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन जानने के बाद हमें क्या क्या फायदे इससे होते हैं, इन सभी चीजों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने से पहले ध्यान दोगे, ये एक रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है हमारा, इस रिएक्शन में A प्लस डी हमारा रिएक्टेंट कहलाता है और ये जो C एंड D है ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शन में जिन सब्सटेंस को रिएक्ट कराया जाता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्ट होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आज हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्ट हमारा रिलेटेड है। ये जो रिएक्शन है हमारा, या किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है, जैसे ए और बी रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहा है, तो रिएक्ट करने का इसका जो स्पीड होगा उस स्पीड से रिलेटेड है। यानी कोई भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है उस स्पीड से रिलेटेड है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो रिएक्शन है या कोई अदर रिएक्शन है उसका जो स्पीड है वो जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होता है उस रिएक्टेंट का जो एक्टिव मासेस है उस एक्टिव मासेस पर डिपेंड करता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये एक्टिव मासेस क्या है। तो जो हमारा नॉर्मल मास ऑफ द सब्सटेंस होता है वो एक्चुअली में हमारा एक्टिव मास नहीं होता है। आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में या 11th क्लास में या हो गया 12th क्लास में एक कंसंट्रेशन चैप्टर था जिसमें मोलरिटी पढ़े होंगे। तो मोलरिटी जो होता है ना, कोई भी सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होता है उसी मोलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्टिव मासेस कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ एक्टिव मास का मतलब है मोलर मास या मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है, स्पीड दैट इज उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मास यानी उसका मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंसेस, या तो फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उस रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो मोलर कंसंट्रेशन है उस मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रिएक्शन का रेट दैट इज स्पीड। यानी अगर यहां से हम इसका रेट अगर फाइंड कर दें, रेट इस रिएक्शन का अगर हम रेट फाइंड करें तो रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज एक्टिव मास ऑफ ए का जो ये जो कैपिटल ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि यहाँ एक और कंसंट्रेशन है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, तो उसका भी मोलर कंसंट्रेशन होगा। दैट इज यहाँ क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, और अगर यहां पर सपोज कि 2a है, 2a प्लस b है और इधर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान दोगे ऐसा। ठीक है, 2a प्लस b
और इधर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो 2a है, हम इस 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को a+a+b लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इधर प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, तो इसका रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां क्या बताया गया है, यहां दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस था, तो दोनों का मोलर कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट में लिया गया। तो यहां पर हमारा 3 रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, तो ये तीनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम लोग प्रोडक्ट में लेंगे। दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन, अगेन ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁻² एंड बी। ध्यान दोगे यहां पर कि अगर इस रूप में अगर कोई रिएक्शन है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन राइज टू द पावर इक्वल टू इट्स कॉफिशिएंट। यानी इसमें जो कॉफिशिएंट है, इसमें जो कॉफिशिएंट लगा रहता है रिएक्टेंट्स में, वो उसके मोलर कंसंट्रेशन का पावर आ जाता है। यानी यही है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन का जो पावर है वो कहां से आता है, तो उसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स होता है या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ध्यान दोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses, that is molar concentration of reacting substances with each concentration terms raised to the power of numerical coefficient of that substances in the chemical equation। यानी यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं, ध्यान दोगे। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान दो, रेट ऑफ ए इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन का जो रेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू दी प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मीनिंग यहां पर क्या है, तो एक्टिव मासेस का मीनिंग है यहां पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसीज। ठीक है, तो एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का जो एक्टिव मासेस है दैट इज मोलर कंसंट्रेशन है, उसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, तो रेट। ठीक है, बट यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म्स रेज टू द पावर of numerical coefficients of that substances in the chemical reaction। यानी इस केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो मोलर कंसंट्रेशन में पावर लग जाएगा। तो ध्यान दोगे, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल यहां लेते हैं, एक रिएक्शन है ए और यहां पर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, ध्यान दोगे क्या होगा इसका रेट, रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन को यहां पर हम एक ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है यहां पर इसको हटा करके हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं के। ठीक है, ये जो के है, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन के लिए हम कांस्टेंट जो यूज किए हैं वो हमारा यहां रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अगर इसमें कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान दोगे, ए प्लस बी लेते हैं अगर, और इधर प्रोडक्ट, तो इसका जो रेट होगा इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब फिर से यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके एक हम कांस्टेंट यूज करेंगे जो हमारा रेट कांस्टेंट कहलाएगा। इसी में कुछ एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं, ध्यान दोगे। टू ए इक्वल टू बी और एरो के बाद जो है हमारा क्या है, तो ए प्लस बी है। टू ए प्लस बी और एरो के बाद प्रोडक्ट है। इसका जो रेट होगा, रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी जो बताए थे, क्या बताया गया था कि जो पावर यहाँ मल्टीप्लाई में जो रहता है वो पावर में आ जाता है, यानी यहां पर पावर आ जाएगा इंटू बी। प्रोपोर्शनल को साइन को हटा के हम लोग एक कांस्टेंट के लगाते हैं। ध्यान दोगे, यहाँ ए के साथ जो टू मल्टीप्लाई है वो यहाँ पावर में आ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक रिएक्शन जो हम लिए हैं, यहाँ पर ए का कॉफिशिएंट हमारा स्मॉल ए है, बी का कॉफिशिएंट हमारा स्मॉल बी है, तो रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन के लिए हम यहाँ पर एक के यूज कर दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी डिफाइन किया जा सकता है जब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्थापित होता हो। और इक्विलिब्रियम जो है वो एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पॉसिबल होता है। तो यहां पर हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर के चलते हैं। Let us consider a general रिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोग यहां पर एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दोगे। ये जो यहां पर जो एरो का साइन जो दोनों तरफ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, सो ध्यान दोगे। इसमें क्या होगा कि ए और बी जो यहाँ रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट है, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके हमारा सी एंड डी प्राप्त होगा। और जैसे ही यहाँ सी और डी हमारा बनेगा तो ये सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके फिर ए और बी हमारा बना सकता है। तो इनिशियली इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इसका अमाउंट इनिशियली ज़्यादा होता है, और इनिशियली इसका अमाउंट 0 होता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो जैसे जैसे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, इसका कम है, धीरे धीरे इसका अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज करते चले जाता है और इसका अमाउंट बढ़ते चले जाता है। तो उस हिसाब से इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसका रेट ऑफ रिएक्शन घटते चले जाता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते चले जाता है। स्टार्टिंग में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है और इसका अमाउंट 0 होता है, तो यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ देर बाद धीरे धीरे इसका अमाउंट घटते चले जाता है और इसका मोलर कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। दैट इज इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन
इंक्रीजिंग में। एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा समय आता है जिस समय इसका मोलर कंसंट्रेशन इसका मोलर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, या तो कह सकते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन और इसका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाता है। उस स्टेज को ही हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, अगर ए और बी यहां रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है तो उसे हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब सी और डी रिएक्ट करके ए एंड बी बनाता है तो उसे हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, सो ध्यान दोगे तो हम उसे आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आर एफ का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो उस समय ए और बी रिएक्ट करके ये बनाएगा, तो रिएक्ट तो इसके बीच होगा, तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे, यानी ए टू दी पावर स्मॉल ए इंटू बी टू दी पावर स्मॉल बी। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया गया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया गया है रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ पावर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट होता है उसका मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये मेरा रिएक्टेंट होगा। ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिए। अब यहां जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करेंगे यहां पर, तो कांस्टेंट के रूप में हम यहां पर के एफ यूज कर दिए हैं। ये जो के एफ है वो क्या है, वेयर के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर आर एफ के जगह पर आर बी आ जाएगा, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन ए इधर से हो रहा है, सी एंड डी रिएक्ट करके इधर ये बनाएगा, उस कंडीशन में ये मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा। यानी बैकवर्ड के लिए इन दोनों को रिएक्टेंट लेके चलेंगे तो सी का पावर स्मॉल सी एंड डी का पावर स्मॉल डी। अब यहां पर एक हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे के बी। ये आ गया, इसमें ये के बी क्या है, तो रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। के बी इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दोगे अभी क्या बताया गया था, इक्विलिब्रियम कब होगा, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब होगा। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। ध्यान दोगे, इन इक्विलिब्रियम में ये जो आर एफ है और नीचे जो आर बी आया है वो दोनों इक्वल होगा। आर एफ इक्वल टू आर बी, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों का वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे।
ये आ गया। अब यहाँ से ये जो के बी है इसको हम इसके तरफ डिवाइड कर देंगे और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। ये जो के एफ बाई के बी है, ये जो के एफ बाई के बी है, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो के है इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। हियर के इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी यहां से अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर हम डिफिनेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। Hence, equilibrium constant is defined as the ratio of rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction। Equilibrium constant is defined as the ratio of rate constant of forward reaction and rate constant of backward reaction, that is K equal to Kf by Kb। या इसे हम कंसंट्रेशन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट एंड मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। ध्यान दोगे, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम लोग दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो या उन टर्म में डिफाइन किया गया हो तो इसे केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गैसियस मीडियम वाले रिएक्शन के लिए अगर इस रेशियो को पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज के टर्म में डिफाइन किया गया है तो इस के को केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनोगे, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज के टर्म में डिफाइन किया गया है तो इसे केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर इसी रेशियो को पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज के टर्म में डिफाइन किया गया है तो इसे हम लोग केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दोगे, if
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज represent in the terms of molar concentrations of reacting species. If equilibrium constant is represented in the terms of molar concentrations of reacting species, then equilibrium constant is denoted by Kc. तो इसे हम लोग Kc से रिप्रेजेंट करते हैं और Kc इक्वल टू आ जाएगा ये आ जाएगा। अब यहां पर लिख सकते हो वेयर ए कैपिटल ब्रैकेट के साथ कॉमा बी कैपिटल ब्रैकेट के साथ सी कैपिटल ब्रैकेट के साथ एंड डी कैपिटल ब्रैकेट के साथ आर मोलर concentrations of A, B, C and D। यानी ये जो कैपिटल ब्रैकेट के इनक्लोज करके जो रिप्रेजेंट किया गया है वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम उसी प्रकार से फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए अगर यहां पर मोलर कंसंट्रेशन की जगह पर हम अगर पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करें फॉर गैसियस रिएक्शन इफ equilibrium constant is represent in the terms of partial pressures of reacting species। यानी अगर गैसियस रिएक्शन हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में इसे हम लोग इट इज डिनोटेड बाय केपी। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केपी से रिप्रेजेंट करते हैं और केपी इक्वल टू क्या होगा ध्यान दोगे यहां पर केपी इक्वल टू जैसे यहां पर सी आया है तो यहां पर आ जाएगा पीसी का पावर सी, पीडी का पावर
पीडी का पावर डी और नीचे पीए का पावर ए और पीबी का पावर बी, ये आ जाएगा। तो यहां लिखोगे जैसे इसमें लिखा गया है वेयर करके, यहां लिखोगे वेयर पी ए कॉमा पी बी कॉमा पी सी कॉमा पी डी आर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिस। बस शॉर्ट में यही याद रखना है कि अगर रिएक्शन में या इसमें मोलर कंसंट्रेशन का यूज किया गया है तो केसी हो जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर का यूज किया गया है तो केपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। तो ध्यान दोगे let us consider a general रिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोग यहां पर एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दो। ये है हमारा जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां से केसी इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान दोगे हमेशा अगर केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना है तो पहले प्रोडक्ट का, अगर मोलर कंसंट्रेशन भी लिख रहे हैं तो पहले राइट साइड वाले का यूज करेंगे, फिर डिवाइड में लेफ्ट साइड वाले का। तो यहां से आ जाएगा सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी, फिर नीचे यहां पर आ जाएगा ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। ठीक है, इसके बाद एंड केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी, डिवाइड में आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन लाना है, तो ध्यान दोगे यहां पर सी डी ए बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, पी ए पी बी पी सी पी डी क्या है, तो ये पार्शियल प्रेशर। ठीक है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़े होगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है, ध्यान दोगे। इसमें अगर हम भी को इधर हम डिवाइड कर देते हैं एन बाई भी, तो ध्यान दोगे ये जो एन बाई जो भी है ये नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, CRT, वेयर C इज मोलर कंसंट्रेशन। C क्या है, तो मोलर कंसंट्रेशन। अब ध्यान दोगे अगर ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है अगर यहां पर हम पी ए ले लेते हैं, इसका क्या है मतलब, पी ए का मतलब क्या है, पी ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो अगर हम यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेते हैं तो इधर हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी होगा, आर टी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो सी में हमारा ए हो जाएगा, मतलब ए का कंसंट्रेशन। तो ए का कंसंट्रेशन को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
सी ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ए का कंसंट्रेशन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद पी बी अगर ले लिए मतलब बी का, यहाँ पर अगर हम बी ले लिए तो यहाँ भी मतलब बी हो जाएगा। सी बी आर टी दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी को हम लोग कैपिटल बी से कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ से हम पी सी लेते हैं तो सी और यहाँ नोटेशन में सी आर टी आ जाएगा, जिसे हम लोग कैपिटल सी ब्रैकेट में बंद करके ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पी डी लेते हैं तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दोगे पी ए पी बी पी सी पी डी का ये जो वैल्यू जो आया है, इस वैल्यू का हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें यूज कर देंगे। देयरफॉर Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है Pc, तो Pc का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, कैपिटल ब्रैकेट C और R इंटू टी, ये फाइंड किए हैं, ठीक है। और पावर में क्या है C, तो ये पूरे का पावर में यहाँ C आ जाएगा। फिर यहाँ पर Pd है तो Pd का वैल्यू हम लोग D RT फाइंड किए हैं, फिर यहाँ पावर D आ गया। फिर Pa का वैल्यू हम लोग A RT फाइंड किए हैं, फिर इसका वैल्यू हम लोग B RT फाइंड किए। अब इसमें ध्यान दोगे कैपिटल C का पावर C एक जगह लिख दिए, कैपिटल D का पावर D यहां ले लिए, RT का पावर C एंड RT का पावर D, तो क्या हो जाएगा RT का पावर हो जाएगा C प्लस D। नीचे भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, A का पावर A एंड B का पावर, यहां थोड़ा मिस्टेक है, यहां B होगा, A का पावर A एंड B का पावर B हो गया, ध्यान दोगे। इसके बाद RT का पावर A एंड RT का पावर B को मल्टीप्लाई करेंगे तो RT का पावर यहां A प्लस B आ जाएगा। अब ये RT का पावर C प्लस D एंड RT का पावर A प्लस B को एक साथ ले लेते हैं, यहां पर आ जाएगा C टू दी पावर C, D टू दी पावर D एंड यहाँ A टू दी पावर A, B टू दी पावर B और RT का पावर C प्लस D माइनस A प्लस B हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसे ध्यान दोगे, इसका जो वैल्यू आया है वो Kc है, और ये जो C प्लस डी माइनस ए प्लस बी है इसे हम लोग डेल्टा एन लिख सकते हैं, यानी ये आ गया हमारा रिलेशन Kp एंड Kc में। फिर से रिपीट कर देते हैं इसे एक बार, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, ये हमारा एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इस जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन में Kc का वैल्यू ये हो जाएगा, अभी पीछे बताए थे, Kp का वैल्यू ये हो जाएगा। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हैं, एक इक्वेशन है जो केमिस्ट्री में ही है। अब इस भी को यहाँ डिवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम को हम लोग कंसंट्रेशन कह सकते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, क्या बना फॉर्मूला, ध्यान दोगे, प्रेशर इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। तो आर तो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सबके लिए कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज हमारा ये दोनों होगा। अगर P के जगह पर हम Pa लिखेंगे तो C के जगह पर Ca हो जाएगा। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है A का पार्शियल प्रेशर और A का मोलर कंसंट्रेशन। तो पता है आप लोग को A का मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग कैपिटल ब्रैकेट A से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली Pb Pc Pt का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट B हो जाएगा, कैपिटल ब्रैकेट C हो जाएगा, कैपिटल ब्रैकेट D हो जाएगा। अब Pa Pb Pc का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, Pa Pb Pc Pd। तो Pa के जगह पर A इंटू आर टी, ए इंटू आर टी, पीबी के जगह पर B इंटू आर टी, पीसी के जगह पर C इंटू आर टी, पीडी के जगह पर D इंटू आर टी पुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे,
सी टू दी पावर सी अलग कर दिए, डी टू दी पावर डी अलग कर दिए, ए टू दी पावर ए अलग कर दिए, बी टू दी पावर बी अलग कर दिए, आर टी का पावर सी आर टी का पावर डी मल्टीप्लाई में है, तो आर टी का जो पावर है हमारा सी प्लस डी हो गया। फिर यहाँ पर आर टी का पावर ए और आर टी का पावर बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी का जो पावर है वो ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब इस टर्म को हम अलग से लिख लिए और आर टी का जो पावर डिवाइड में है उसको माइनस कर दिए। सी प्लस डी क्या है, तो इस रिएक्शन में ध्यान दोगे सम ऑफ दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ द मोल्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर होगा नहीं। ठीक है, और इसे हम क्या लेट कर लिए, डेल्टा एन लेट कर लिए। ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग एग्जाम में ये आ ही जाता है। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए गैस रिएक्शन इज दिस। केसी का वैल्यू दिया हुआ है, एक रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दोगे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है आप लोग को तो ध्यान दो, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो आता है वो क्या आता है, जो राइट साइड रहता है वो आता है। ठीक है, क्या आता है, जो राइट साइड रहता है वो आता है। ठीक है, और डिवाइड में क्या आता है, जो लेफ्ट साइड रहता है वो आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एकदम सिंपल सा आंसर है, ध्यान दोगे ये लेफ्ट साइड आ जाएगा NO, और ये भी है कि पावर में क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो यानी यहां पर 4 आ जाएगा, प्लस इसके बाद क्या आएगा H2O, पावर में क्या आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ध्यान दोगे, उसके बाद NH3 4 प्लस O2 आएगा, O2 का पावर में क्या है 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सा तरीका यही है, ध्यान दोगे बताया गया है A प्लस बी सी और यहां D, अगर इस प्रकार का रिएक्शन है तो ध्यान दोगे Kp इक्वल टू क्या होता है, यानी Kc इक्वल टू, Kc होता क्या है, पहले प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को लेते हैं, C ले लेते हैं, C का पावर C आता है, D ले लेते हैं, D का पावर D आ जाता है, फिर इधर लेफ्ट साइड से A टू दी पावर A आ जाता है और B टू दी पावर B आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए, इसका ध्यान दो, उस हिसाब से अगर इसका होना चाहिए तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कौन होता है, जो राइट साइड होता है, तो राइट साइड हम यहाँ पर NH3 को ले लिए। ठीक है, और ये पावर कहाँ से आता है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, फिर O2 को ले लिए और पावर कहाँ है 5, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बन गया, फिर NO ले लिए और पावर इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बन गया, H2O ले लिए और उसका जो पावर है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बन गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारा ये होगा। ठीक है, ध्यान दोगे क्वेश्चन है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन इज Kc, यानी एक दिया हुआ रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा Kc है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। मतलब एक किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर दिया हुआ है तो रिएक्शन को अगर उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो ध्यान दोगे, हम यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन लेकर के चलते हैं, A प्लस बी, ये लेके चलते हैं, तो इसका Kc क्या होगा, तो Kc जैसा कि अभी बताया गया है, पहले हम प्रोडक्ट को लेंगे, प्रोडक्ट को लेंगे, पावर में C आ जाएगा, इसके बाद इसको लेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब इसको इधर कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, जो RHS में था वो LHS में कर दिए, जो LHS में था उसको RHS में कर दिए, तो इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश मान लेते हैं, C डैश। ठीक है, C डैश क्या हो जाएगा, तो पहले प्रोडक्ट राइट साइड वाले को ही लेंगे, यानी इसको लेंगे हम, इसके बाद लेफ्ट साइड इसे लेंगे, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बाई डिवाइडेड
इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो रेशियो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ध्यान दोगे यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, केसी आ जाएगा, 1/KC। केसी है यहाँ पर, यानी इस कंप्लीट का वैल्यू क्या है, इस कंप्लीट का वैल्यू है केसी। केसी है मतलब इसका वैल्यू क्या है, तो केसी, यानी केसी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/KC। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार अगर पहले वाले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है तो बाद वाले इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/KC। क्या हो जाएगा, 1/KC। यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/KC, ये होगा आंसर। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आ जाए तो 1/KC इसका आंसर होगा। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फॉर ईच सब्सटेंसेस। SO2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, O2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसके बाद SO3 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और रिएक्शन इसमें दिया हुआ है एक 2SO3G प्लस O2 ब्रैकेट में G, और इक्विलिब्रियम का साइन है इसमें 2SO3G। तो ध्यान दोगे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दोगे तो इसमें ध्यान दोगे आंसर के लिए केसी फाइंड करना है। तो केसी के लिए क्या बताया गया है कि पहले हम लोग प्रोडक्ट वाले को लेते हैं, तो पहले प्रोडक्ट वाले को लेंगे SO3, और यहां पावर में आ जाएगा 2, डिवाइड में क्या आएगा, तो SO3 रिएक्शन में थोड़ा ध्यान दोगे, यहां पर SO2 है, क्या है यहां पर, तो SO2 है, ठीक है। अब SO2 आ जाएगा, और SO2 का जो पावर है वो 2 हो जाएगा, और यहाँ O2 आ जाएगा, O2 का पावर 1 हो जाएगा। अब सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर दें, जैसे केसी का तो वैल्यू बता चुके हैं कैसे निकालना है। पहले जो प्रोडक्ट में जो रहता है उसे लेते हैं, मल्टीप्लाई वाले को पावर में लेते हैं, फिर LHS वाले को लेते हैं जो पावर में रहता है, मल्टीप्लाई रहता है उसे पावर में ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में चूंकि सबका वैल्यू दिया हुआ है, SO3 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1.9, तो 1.9 का स्क्वायर हो जाएगा। SO2 का वैल्यू है 0.6, 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। O2 का वैल्यू है 0.8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.53 पर मोल। ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास केमिस्ट्री यूनिट 7 का इक्विलिब्रियम चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इतने क्वेश्चंस का तैयारी करके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आज का क्लास में कहीं भी किसी भी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगल बगल में जितने सारे साइंस पढ़ने वाले सभी को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगले क्लास में हम एक नए टॉपिक लेकर के आप लोग के लिए फिर से आएंगे। तब तक आप लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।